क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा का एक शीशे का एक घन को पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं। तो नए घन की भुजा बताए। भुजा मतलब साइड, घन मतलब क्यूब। कहता है कि एक क्यूब है जो 6 सेंटीमीटर साइड वाला है, इसको मैं पिघलाना चाहता हूँ, मेल्ट करना चाहता हूँ, और इसके बाद फिर मैं 27 ऐसे ही क्यूब बनाना चाहता हूँ। तो जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे उसका साइड यानी भुजा क्या होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को अगर पिघला कर दूसरा चीज़ बनाया जाए, यानी किसी भी आकृति को पिघला कर दूसरी आकृति बनाया जाए, तो दोनों का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है। तो जब दोनों वॉल्यूम बराबर होता है तो सबसे पहला चीज़ कि घन का जो आयतन होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, वो होगा ए क्यू। और ए क्यू जब होगा तो यहाँ पर कहता है कि ए क्यू जो यहाँ पर होंगे, ऐसे ऐसे हमें 27 बनाने हैं, 27 बनाने हैं। तो जब हमें 27 बनाने हैं तो इसका मतलब हुआ कि बड़े वाले घन में अगर छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे तो कितने निकलेंगे ये पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं 27 बना देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि एक फॉर्मूला हो जाता है जो संख्या बराबर काम करता है, बड़ा आयतन बटा में छोटा सा आयतन, छोटा सा वॉल्यूम। तो ये है 27, ये वाला है 27, और यहाँ पर बड़े वाले का जो आयतन होगा वो होगा ए क्यू। तो ए क्यू का मतलब होता है 6 × 6 × 6। और यहाँ पर जो छोटे वाले का आयतन होगा वो यहाँ पर ए क्यू आप कह सकते हैं कि छोटे वाले का आयतन। तो संख्या बराबर होता है कि बड़े वाले का आयतन बटा में छोटे वाले का आयतन। तो छोटे वाला का आयतन इतना है, और इसमें जब हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ऐसे 27 क्यूब निकलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, फिर से 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 2। यानी हम कह सकते हैं कि ए क्यू का वैल्यू जो है वो 8 है। तो जब ए क्यू का वैल्यू अगर 8 है, ए क्यू का वैल्यू 8 है, तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे हमारे पास क्यूब बनेंगे, घन बनेंगे, वो 2 सेंटीमीटर वाले बनेंगे, वो 2 सेंटीमीटर वाले बनेंगे। एक बार फिर से इसको कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, क्यूब को पिघलाएंगे और 27 छोटे छोटे घन बनाएंगे। तो छोटे छोटे जो घन बनेंगे उसका साइड यानी भुजा क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है संख्या बराबर बड़ा सा जो क्यूब है, मतलब जो आयतन है वो, और बटा में छोटा सा आयतन। तो ये संख्या निकल रहा है 27, और बड़े वाले का आयतन ए क्यू, 6 × 6 × 6। छोटे वाले का आयतन ए क्यू, ये तो मुझे नहीं मालूम, काटा तो जब यहाँ से, तो ए क्यू का वैल्यू 8 आया, तो ए क्यू का वैल्यू 8, तो ए का वैल्यू 2, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर साइड वाले 27 जो क्यूब बन रहे थे, उसका जो भुजा निकलेगा वो निकलेगा 2 सेंटीमीटर। और ये हुआ हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी इसी काम को 15 दिन में और सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को करने में कितने दिन में समाप्त कर सकता है, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 लोग काम करेंगे। तो आपका ए जो है वो काम करेगा, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और आपका जो बी है वो 15 दिन में, और जो सी है वो करेगा 12 दिन में। इनका एलसीएम निकाला जाता है। तो इनका एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, 60, इससे भाग दीजिए 3 बार में, इससे भाग दीजिए 4 बार में, इससे भाग दीजिए 5 बार में। ये कैपेसिटी आया, और ये जो 60 आया ये टोटल काम आया। यानी हमारे पास काम को करने के लिए 60 काम हैं, और ए एक दिन में सिर्फ 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और सी एक दिन में 5 काम करेगा। ये काम पूरे करने वाले हैं, काम पूरा 60 है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन कि हर एक दिन में ए का साथ ये लोग देंगे। यानी आज अगर ए काम करने आएगा तो ए के साथ बी आएगा, और दूसरा दिन अगर ए काम करने आएगा तो ए के साथ फिर सी आएगा, और काम इसी तरह से चलते आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए कि अगर ए काम करने आएगा तो ये 3 काम करेगा, और इसके साथ जो बी काम करेगा वो 4, यानी इन लोग मिलकर के 7 काम कर दिए। और फिर जब ए आएगा तो ए अकेले 3 काम करेगा, और इसके साथ सी काम करेगा, तो ये सी 5 काम करता है, तो ये 5 काम करता है, तो ये मिल करके काम कर दिया 5 और 3 8, तो ये काम हो गया 8। इसका मतलब हुआ कि आज 7 काम हुआ और अगला दिन 8 काम हुआ, तो 2 दिन में 8 और 7 15 काम हो गया। तो 2 दिन लगे और 2 दिन में हमारा 15 काम हुआ, और काम जो है हमें वो 60 करने हैं। तो काम जो है हमें वो 60 करने हैं, तो 60 इसका कितना गुना है, तो 4 गुना, तो 4 गुना टाइम भी लगेगा। तो 4 गुना जब टाइम लगेगा तो 4 दूना के 8 दिन लगेंगे, और 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे 60 और ये निकलेगा पूरा काम, यानी काम हमें पूरा 60 करना है। इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्षमता यानी कैपेसिटी आता है, और ये आएगा कि ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, और सी एक दिन में 5 काम करता है। एक एक दिन काम छोड़ करके ये लोग करेंगे, यानी ए शुरू से अंत तक काम करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ए आज काम करने आया तो दूसरा दिन बी, और फिर आज ए काम करेगा, इसके साथ ए के साथ बी करेगा, और कल फिर ए करेगा लेकिन उसके साथ सी काम करेगा। तो ए और बी मिल करके 7 काम करेंगे, ए और सी मिल करके 8 काम करेंगे तो टोटल काम हो गया 8 और 7 15। तो 15 काम करने में इन लोग को लग गया 2 दिन, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन लगा, और 2 दिन में ये 15 काम कर दिया, और काम हमें 60 काम करना है, तो ये इसका टोटल 4 गुना है, तो ये 4 गुना टाइम भी लगेगा, तो 4 दूना के 8 दिन लगेगा, और 8 दिन में ये काम हो जाएगा समाप्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, उसकी औसत चाल बताएं। औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बटा में कुल समय यहाँ पर कहता है कि अपनी यात्रा के प्रतिकूल यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में 16 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताएं। तो औसत चाल का मतलब देखिए, जब दूरी बराबर हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, जब दूरी बराबर होगा तो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। और ये एक्स वाई का मतलब स्पीड होता है चाल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि एक ही जगह पर है जो गया है और वापस भी आ गया है। गया है तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और उधर से जब आया है तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आया है। जा कर के वापस आने में इसको पता नहीं कितना टाइम लगा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में जब औसत चाल निकाला जाता है, जब दूरी बराबर हो तो 2xy बटा x प्लस वाई, एक्स और y का मतलब स्पीड होता है, चाल होता है। तो एक जो स्पीड है वो हमारा है 16, और दूसरा स्पीड है 28, और 16 और 28 अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 16 और 28 अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 42, सॉरी 44 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 44। अब जब यहाँ से हम इसको काटते हैं तो आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 22 बार में, और फिर इसको अगर आप काटते हैं तो ये 11 बार में कटता है, और ये वाला 14 बार में कटता है। और फिर यहाँ से आंसर लगभग उसकी औसत चाल बताना है, दर से 16 और 28 के हिसाब से गया है तो उसकी औसत चाल, तो अपनी यात्रा के प्रतिकूल इतना, दर से इतना 28, चलिए ठीक है। तो 16 और 28 यहाँ से हमने काटा 2 से, तो 14 बार में ये वाला पूरा कट गया 22 बार में, फिर इसको काटा 11 बार में, और यहाँ से फिर टोटल यहाँ से कट नहीं पा रहा है, तो ये आंसर लगभग में ही जाना चाहिए।
तो जब ये आंसर जाएगा तो हम इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64 के 4 और 16 एकम 16, 16 और 6 हो जाता है 22 और बटा में 11, 11 दूना 22, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पीड होगा वो 11 दूना 22, यहाँ पर 11 दूना 120, धारा के उसकी औसत चाल तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। इसको करके काटेंगे तो आंसर हमारा जो भी आएगा, जब इसको हम भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा और ये हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, और ये हमारा आंसर होगा। उस कंडीशन में इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास दूरी बराबर हो, एक ही दूरी को गया और वापस आ गया, जाने में वह 28 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया, तो उसका औसत चाल क्या होगा? औसत चाल होता है कि 2xy बटा में x प्लस वाई, और x प्लस वाई को हमने जब जोड़ा तो यहाँ पर आया हमारे पास 28 16 814 3 1 4 44, ये बिल्कुल सही है। और फिर इसको हमने 2xy बटा में x प्लस वाई किया, काटा, तो यहाँ पर आया 224 बटा में 11, काटेंगे इसको, जो भी आएगा पॉइंट में नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।